कि बिना राइटिंग स्किल्स को समझे जाने आप साइंस के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। और जो पूरी आंसर राइटिंग की जाएगी वो लगभग 7 से 8 पॉइंट पर डिपेंड करती है, किसी एक पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती। आपके मार्क्स वहाँ इस वजह से ना कटे कि कंटेंट मुझे पूरा आता था, आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी, आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये भी जानना जरूरी है कि एग्जामिनर जो है वो क्या सोचते हुए वो ऑब्जेक्ट करता है, उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहता है। एक स्टेटमेंट आपने यूपीएससी की दुनिया में सुना होगा, अब ध्यान से सुनना, कि यदि किसी का कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन या राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एक संभावना ये है कि उसके मार्क्स कम होंगे या सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एग्जाम पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इस चीज़ से हमेशा बचे रहें, इस कन्फ्यूजन से हमेशा बचे रहें कि पहले क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ एंड करूं, ग्राफ कहाँ, डायग्राम कहाँ, कंक्लूजन कहाँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ। ये सारा डाउट खत्म करने के लिए लेक्चर है। इंट्रोडक्शन जो है जितना आसान लगता है उतना आसानी नहीं होता। इसका जो अप्रोच है वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में अलग होता है, इसका अप्रोच डेरिवेशन क्वेश्चन में अलग होता है, इसका अप्रोच मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चन में अलग होता है। और लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल पार्ट का क्वेश्चन। ये टाइप जो है सबसे ज़्यादा प्रीमियम टाइप है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना, आप एग्जाम पेपर मैथमेटिक्स का नहीं दे रहे हैं, आप फिजिक्स का एग्जाम पेपर दे रहे हैं, तो आपको फिजिक्स इंक्लूड करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करो कि आपके आंसर को एग्जामिनर पढ़े। ये टास्क किसी भी अच्छी आंसर राइटिंग में होना चाहिए। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल वाला क्वेश्शन यहाँ लिया, क्योंकि जब ये डेरिवेशन पार्ट में था तो इसका इंट्रोडक्शन अलग था। जब ये न्यूमेरिकल पार्ट में आ गया तो सिंपल सा ये बताना है कि कौन सी फिजिक्स लगाए हो, क्लियर हो गया। जब भी मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चन में सभी पार्ट आप नोट पैड पे नोट कर लें, एक ही थीम के हों तो इंट्रोडक्शन एक ही बार लिखना सबसे ऊपर है। कि यदि आप गिवन से स्टार्ट करते हो तो ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा मेथड क्या होगा? अच्छा मेथड ये होगा। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट में एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, या अच्छा उत्तर लिखने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या आंसर में होने चाहिए। इस लेक्चर में हम जो भी आपको पॉइंट्स बताएंगे एक अच्छी आंसर राइटिंग के लिए, उन सभी को एग्जांपल्स के साथ बताएंगे, जिससे आप एक रिलेट कर पाएँ कि मैं किस तरीके से अच्छा आंसर लिख सकता हूँ। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि साइंस के सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग का खास कोई रोल नहीं होता, और स्पेशली हम बात करें तो ये सुना होगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। लेकिन हम आपको बता दें, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में या साइंस के सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग का खास कंट्रीब्यूशन है। या ये समझ लीजिए कि बिना राइटिंग स्किल्स को समझे जाने आप साइंस के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। उसका कारण है हमारे पास, वो हम आपको बता देते हैं। हमारे जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, या स्पेशली हम फिजिक्स की बात करें, तो ये एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम है, जिसका जो कंटेंट है, जिसके जो डायग्राम है, जिसके जो फॉर्मूले हैं वो सारे फिक्स हैं। हम कुछ नया नहीं बना सकते। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के, जिसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं खुद के थॉट इन्वॉल्व होते हैं, खुद की सोच इन्वॉल्व होती है। हमारी फिजिक्स में नया लॉ हम नहीं बना सकते, हम नया डेरिवेशन नहीं कर सकते, हम नया आंसर नहीं ला सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब सभी स्टूडेंट सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, सेम कंटेंट लिखेंगे, तो फिर एग्जामिनर किस बेस पे आप सबके आंसर को बेहतर घोषित करेगा, या किसको अच्छा मानेगा, या किसको सिलेक्शन देगा? आप हमारी बात को शायद समझ पाए होंगे। हम और आपको एक तरीके से समझाते हैं। 1980 स्टूडेंट जो हैं वो टीयर 2 EMRS के लिए क्वालिफाई किए गए। इसका मतलब जो आंसर राइटिंग करेंगे वो 1980 स्टूडेंट करेंगे, फिजिक्स की ही करेंगे, सेम डेरिवेशंस की करेंगे, ठीक है। लेकिन सेलेक्ट जो करने हैं उनको 198 लोग करने हैं। ये EMRS PGD टीचर की जॉब लेंगे। ये जो डिफरेंस है ये 2 रीजन की वजह से आएगा, या 2 कारणों की वजह से आएगा। या तो 1980 में से जो आंसर राइटिंग की गई है उनमें से कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, या आंसर आता नहीं होगा, या गलत आंसर लिखा होगा। इसकी वजह से हो सकता है कि 1000 लोग अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी 980 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर राइटिंग उसी टॉपिक की होगी, उसी डेरिवेशन की होगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब 1980 आंसर इस फॉर्मेट में लिखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। मतलब कंटेंट वही लिखा है जो डेरिवेशन एग्जाम पेपर में, जो टॉपिक में है, जो सिलेबस में है, डायग्राम भी बढ़िया लिखा है, सारी चीज़ें। तो फिर 980 में से 198 लोग कौन होंगे? तो यहाँ इस गैप को जो क्रिएट करता है वो है राइटिंग स्किल्स या आंसर राइटिंग स्किल्स। यहाँ इनकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप कहेंगे क्या ऐसा है, क्या हम
केवल राइटिंग नहीं कर सकते जैसे बोर्ड एग्जाम में करते थे। बोर्ड एग्जाम में हम टॉपिक पढ़ते थे, उसकी आंसर राइटिंग करते थे, हमें नंबर मिलते थे। तो बोर्ड एग्जाम में और हमारे इस सब्जेक्टिव एग्जाम में, जो ये हमारे पीजीटी के लिए या किसी भी एग्जाम पेपर के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, उन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है या क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, और हमारे वाले केस में क्या लिखा है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कैसे लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज का गेम है। हो सकता है सभी क्लास के 100 बच्चों की परसेंटेज जो है वो 90% बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ 1980 में से केवल 198 स्टूडेंट ही सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो कैसे लिखना है इसका फ़र्क 198 में दिखेगा। तो 2 रीज़न हो गए जिसकी वजह से आपको फिजिक्स सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उन स्किल्स को सीखना चाहिए, उन स्किल्स को जानना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स वहाँ इस वजह से ना कटे कि कंटेंट मुझे पूरा आता था, आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी, आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, अच्छे से लिख नहीं पाए, एक पैटर्न नहीं लिख पाए। आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्ज़ाम पेपर ने एक पैटर्न दिया है कि ऐसे आंसर लिखना है? आप सोच रहे होंगे कि क्या यूपीएससी ने कोई पैटर्न दिया है कि ऐसे आंसर लिखना है या ये आंसर पॉइंट्स होने चाहिए? बिल्कुल नहीं दिया। आप यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर साधारण लिखते हो, ऑर्डिनरी, तो आपको 4 में से 2 नंबर तो वो देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि साधारण डेरिवेशन लिखने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे क्योंकि आपने फिजिक्स लिखी है और वही लॉ अप्लाई होगा, कंटेंट फिक्स, डायग्राम फिक्स, फॉर्मूला फिक्स, आंसर तो आ ही रहा है। लेकिन यदि आपसे बेहतर किसी ने लिखा है, आपसे बेहतर किसी की प्रेजेंटेशन है, आप कहेंगे सर ये प्रेजेंटेशन क्या चीज़ होती है? ऐसा क्या आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा कोर्स लिख नहीं सकते, फिर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का लगभग वही मतलब है जो टीचिंग का होता है। हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, और किसी एक टीचर को यदि फाइनल करना है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी फिजिक्स के अलावा। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 10 टीचर्स को एक सेम टॉपिक दिया गया फिजिक्स का, उसको पढ़ाना है और सेलेक्ट एक को करना है, तो क्या 10 जो टीचर्स हैं वो टॉपिक तो सेम ही पढ़ा रहे हैं, तो क्या 10 को सेलेक्ट कर लेंगे? नहीं, एक होगा। तो इसका मतलब कौन सी चीज़ जिम्मेदार है जो फिजिक्स कंटेंट के अलावा जिम्मेदार है या जो रेस्पॉन्सिबल है वो है स्किल्स। किसी की टीचिंग स्किल हो सकता है कि वो पढ़ाने से पहले एक डेली रूटीन का एग्जाम्पल ले रहा हो, उससे अपने शुरुआत की हो। किसी ने हो सकता है कि पहले इंट्रोडक्शन दिया हो सकता है कि कोई जो फिजिक्स के टॉपिक हो वो इजी कैलकुलेशन के साथ समझा रहा हो सकता है कि किसी ने नीट के क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हो सकता है किसी ने फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते जो है एक अच्छे ग्राफ की हेल्प से पूरा क्वेश्चन समझा दिया हो। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में आती हैं। वैसे ही राइटिंग स्किल्स वो चीज़ होती हैं, आपकी कॉपी जो है ना, वो एग्जामिनर के पास जाएगी, आप नहीं जाएंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे देखो ये मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने यहाँ लिखा है। नहीं, आपकी कॉपी ये बतानी चाहिए, आपकी कॉपी ये बोलनी चाहिए कि ये आंसर है, ये इंट्रोडक्शन है, ये डायग्राम है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, और उस आंसर राइटिंग का फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया, तो वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। हम समझा रहे थे कि यदि एक साधारण आंसर राइटिंग आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे 4 में से 2। तो यदि आप कंप्लीट आंसर लिखते हैं विदाउट एनी स्किल्स तो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, हो सकता है वो 1.5 भी दे, 1.5 भी दे दे, लेकिन माना जाता है कि आधे नंबर तो वो आपको देगा। लेकिन यदि किसी ने एक बेहतरीन तरीके से, जो हम आगे एक्सप्लेन कर रहेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स नहीं है, सभी लोग सीख सकते हैं। और अभी हम बताएंगे, आराम से सीखिए, पेशेंस के साथ सुनिए, 100% समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी ने अच्छी स्किल्स के साथ काम किया तो उसके हो सकता है 2.5 मार्क्स आ जाए, हो सकता है 4 में से 3 आ जाए। 4 में से 4 तो किसी को नहीं देगा। हालांकि ऐसा स्टेटमेंट यहाँ नहीं देना चाहिए, पर आप लिख लो, जितने भी एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं यूपीएससी, हरियाणा में यूपीजीआईसी, और अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, हालांकि ये जो पॉइंट हम आगे कवर करने वाले थे, बट हम यहाँ बता रहे हैं आपको, जो आपकी कॉपी है, जो आपकी शीट है, आंसर शीट, उसमें 65 to 75% नंबर ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा नंबर किसी को भी नहीं मिलेंगे। ये मत समझना कि फिर क्या फ़ायदा है, अरे नहीं, साधारण लिख रहा है उसको 2 मिल रहे हैं, और जो अच्छा लिख रहा है उसको 2.5 और 3 मिल रहे हैं। मतलब फ़र्क तो आएगा, सिलेक्शन तो होगा, लेकिन आप यदि ये उम्मीद करके बैठे हो कि 4 में से 4 नंबर दिए जाएंगे, वो किसी को नहीं मिलने वाले।
ना तो आज तक किसी को यूपीएससी के आंसर राइटिंग मिले हैं। हालांकि एक हमारे, क्योंकि ये जो हम लेक्चर बना रहे हैं, ये डेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये केवल एक सोर्स की नहीं है। ये बनाने के लिए, ये समझाने के लिए हर एग्ज़ाम पेपर को स्टडी किया, उनकी कॉपीज़ को स्टडी किया, उन टीचर्स से भी बात की जो यूपीएससी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स से भी बात की जो फिजिक्स ऑप्शनल लेके आईपीएस आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो कहने का मतलब बहुत लंबी स्टडी के बाद ये रिजल्ट निकला है कि 100% मार्क्स कभी नहीं मिल सकते। तो हमारी साधारण राइटिंग पे हमको 2 नंबर, और जो राइटिंग स्किल्स का यूज़ करेगा उसको 2.5 और 3 नंबर। आप कहेंगे सर इतना सा गैप है, नहीं है सर। 15 क्वेश्चन में देखोगे तो साधारण आंसर राइटिंग पे मिलेंगे 60 में से 30 नंबर, लेकिन जो राइटिंग स्किल्स का यूज करेगा उसको 7.5 नंबर 2.5 के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 37.5, या 3 के हिसाब से वो नंबर देगा तो कितने हो जाएंगे 45। तो ये जो है, ये 30 से 45 के बीच का जो गैप है, ये गैप ही सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है। और ये गैप किसकी वजह से आएगा? राइटिंग स्किल्स की वजह से। अब आपको समझ आ गया होगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल्स क्यों जरूरी है। फिजिक्स सब्जेक्ट ही कह रहे हैं, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है। मैथमेटिक्स में तो थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट में थोड़ी सी आसानी रहती है। ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट फिक्स है, ऑब्जेक्टिव है और ये सारी चीज़ें हैं तो ये प्रॉब्लम है। ये अच्छा बात भी है, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, हमको एक्स्ट्रा करंट अफेयर नहीं देखना, हमको एक्स्ट्रा थॉट पे ध्यान नहीं देना। ये हमारे लिए पॉजिटिविटी भी है, बट नेगेटिविटी बस इस वजह से है कि हमको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग जो स्किल्स हैं उस पर ध्यान देना एक आवश्यकता बन जाती है, एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। एक स्टेटमेंट आपने यूपीएससी की दुनिया में सुना होगा, अब ध्यान से सुनना, कि यदि किसी का कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन या राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एक संभावना ये है कि उसके मार्क्स कम होंगे या सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अपोजिट, यदि किसी का कंटेंट थोड़ा हल्का है लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका शानदार है, लिखने का तरीका शानदार है, उसको सारी फिजिक्स की नॉलेज के साथ वो आंसर को लिख सकता है, सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके वो आंसर लिख सकता है, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी जो है वो फिजिक्स को अच्छा बनाना तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आपकी जो जिम्मेदारी है वो कैसे लिखें इस पे भी होनी चाहिए। क्या लिखें वो तो आप इतने लंबे समय से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको समझ होगी, और नहीं होगी तो वो आ जाएगी, लेकिन कैसे लिखना है ये हो सकता है आपकी मुलाकात पहली बार हो रही हो इन सब लिखने से, तो आ जाएगा, बड़ा टास्क नहीं है। इसी वे में हम चर्चा करेंगे आपसे, तो आपको जरूर आएगा। तो चले नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको बड़े ध्यान से सुनना, वो क्या है अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं। आज अच्छी आंसर राइटिंग में हम ये कह दें, केवल हम वापस अंडरलाइन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छी आंसर राइटिंग के लिए हम केवल ये कह दें कि पहले ये लिख देना, उसके बाद ये लिख देना, फिर एक डायग्राम लगा देना, फिर ग्राफ लगा देना, फिर कंक्लूजन डब्बे में पैक कर देना, हो गई आंसर राइटिंग, तो शायद आप अधूरा काम कर रहे हैं। आंसर राइटिंग केवल इस चीज़ से डिफाइन नहीं होती, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे पहली वही सारे पॉइंट्स जिससे आंसर राइटिंग की जाती है, जिसको कहा जाता है फ्रेमवर्क, और जो पूरी आंसर राइटिंग की जाएगी वो लगभग 7 से 8 पॉइंट पर डिपेंड करती है, किसी एक पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती। अच्छी आंसर राइटिंग के लिए ये भी आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही फ्रेम हमने तैयार कर लिया, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर पता चला वहाँ क्वेश्चन अलग तरीके का आ गया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। मल्टीपल पार्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, थ्योरेटिकल हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनकी कोई लिंक आपस में नहीं है, हो सकता है एक ही यूनिट के क्वेश्चंस हो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अभी हम हर टाइप के क्वेश्चंस को लिए हैं, चर्चा करेंगे। ये भी जानना जरूरी है कि एग्जामिनर जो है वो क्या सोचते हुए वो विजय करता है, उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि सर क्या हम बोर्ड एग्जाम जैसा आंसर लिख दें, क्या हम जो एनसीईआरटी का एज इट इज़ वहाँ लिख दें। नहीं, इसकी जो सोच है वो थोड़ा सा अलग लेके जाता है। कहने का मतलब आपने देखा होगा, और यूपीएससी के जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने बहुत अच्छा जीके जीएस का पेपर लिखा, हमने बहुत अच्छा ऐसे राइटिंग की, लेकिन हमारे नंबर फिर भी नहीं आए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी आंसर राइटिंग नहीं की, जिनको लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखा, वो दोबारा तैयारी चालू कर दिए लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ कौन जिम्मेदार है? साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, तो अपन को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ एक पॉइंट भी मेंशन किया है कि किसी भी एग्जामिनर के पास 300, 350, 400 कॉपी जाती होंगी,
हमारी फिजिक्स की कम है तो कम चले जाएंगे या जो भी कुछ होगा। तो उसके पास ऐसा नहीं है कि फिजिक्स सीखने का टाइम है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी कॉपी को 1 घंटे तक लेके बैठा रहेगा, खुद ढूंढता रहेगा चीज़ों को, नहीं। वो चाहता है कि आप उसे इजी वे में सारी चीज़ें बता दो, ये मेंशन कर दो कि यहाँ से आंसर चालू है, ये स्टार्टिंग है, ये बीच वाला पोर्शन है, मेन बॉडी है, ये रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि उसको ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि खुद ही परेशान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करेगा। नेक्स्ट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए हमने खास स्टार लगाया, ड्राफ्टिंग करना। यदि आंसर राइटिंग करने से पहले आपने किसी भी आंसर राइटिंग की ड्राफ्टिंग नहीं की है तो शायद आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अच्छा आंसर लिखने के लिए केवल फिजिक्स आना जरूरी नहीं है। आपका टास्क है कि आपको बिना काट फास किए, बिना ओवर राइटिंग किए एक ही बार में अच्छा आंसर लिखना है। तो इसके लिए ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है। अब ये क्या होती है इसको डिटेलिंग में एक खास पॉइंट में समझेंगे। नेक्स्ट है, जो मार्किंग सिस्टम है, एग्जामिनर जो मार्किंग करता है वो किस किस चीज़ को देख के करता है, या मार्किंग ना होने की या मार्क कटने की जो संभावना है वो कहाँ कहाँ है, ये भी हम इसको समझेंगे। प्रैक्टिस कैसे करें, सब्जेक्टिव पेपर है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना जरूरी है, तो उसके लिए भी अपन चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के ओपिनियन से आए हैं, टीचर के ओपिनियन से आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि अच्छी आंसर राइटिंग करने के लिए केवल ये पोर्शन जरूरी नहीं है कि साहब मैं पहले ये लिख दूंगा बाद में लिख दूंगा। इन सभी पॉइंट्स को समझ लोगे तब जाके आप वहाँ अच्छी आंसर राइटिंग कर पाओगे। ये पॉइंट्स धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि आचार्य चाणक्य को आपने सुना होगा, नहीं सुना तो उनका एक स्टेटमेंट बड़ा हमको पसंद आता है कि डर हमें हमेशा अज्ञात से लगता है जिसको हम नहीं जानते हैं। यदि उस अज्ञात के बारे में जिसको हम जानते नहीं है उसके बारे में जाना जाए, समझा जाए तो डर खत्म होता जाता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो मुलाकात है वो आंसर राइटिंग के साथ पहली बार हो रही है, तो डर आपके अंदर होना लाजमी है कि वहाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आंसर राइटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कुछ भूल तो नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो पड़ोसी बेहतर कर दे। लेकिन यदि आप इन सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे समझ लोगे तो आपको पता चलेगा नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, वहाँ तो इस तरीके से आंसर लिखना एक तरीका होता है, वो पता लग जाएगा, डर भी खत्म हो जाएगा। तो आप पेशेंस के साथ इस लेक्चर को सुनिएगा। हालांकि आजकल जो समय आ गया है वो रील का आ गया है, 1 मिनट से कम जो माइंड का टेम्परामेंट है वो हो गया है, हमेशा 1 मिनट से कम में वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। लेकिन आप यदि लेक्चर को पूरा देखेंगे तो सीखने का मौका मिलेगा, और यदि आप लेक्चर को पूरा देखते हैं तो ये भी पता चलेगा कि वास्तव में एक्चुअली आप तैयारी को लेके पेशेंस रखते हैं, आप तैयारी को लेके बहुत सिंसियर हैं, गंभीर हैं, और जाहिर सी बात है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हर वो स्किल सिखा पाएँ जो अच्छी आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है, और आपके इस 1 घंटे का जो वैल्यू है वो आपको दे सके। इस 1 घंटे का जो आपने टाइम दिया है वो आपके लाइफ में, आपके एग्जाम पेपर से ओरिएंटेड वैल्यू ऐड कर सके। ठीक है, चलिए साहब, आज का जो अब जैसे सारी जो 7 के 7 पॉइंट हैं इनको एक लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। यदि हम करेंगे तो फिर आपको पता है कि सब कचरा हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम केवल 2 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। पहला, राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट, और दूसरा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कि कितने तरीके के क्वेश्चंस अब तक के एग्जाम पेपर्स में देखे गए हैं, या फ्यूचर को लेके क्या संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए साहब, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे वर्क करते हैं। 1 सेकेंड, ओके। तो पहला पॉइंट हमने देखा वो है राइटिंग स्किल्स को लेके। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छी आंसर राइटिंग में कितने पॉइंट हैं? 7। दोबारा बोल रहे हैं, अच्छी आंसर राइटिंग, अच्छा उत्तर लिखने के लिए कितने पॉइंट जरूरी हैं जानना? 7। हम कौन सी चर्चा कर रहे हैं अभी? पहले की। ठीक है, राइटिंग स्किल्स की, जो हमें लिखने के लिए काम आएगा। बाकी के जो सारे पॉइंट्स हैं वो सोचने के लिए काम आएंगे, वो विजुअलाइजेशन करने के लिए काम आएंगे, वो समझ पैदा करेंगे आंसर राइटिंग में। देखो, बात ऐसा है, जो स्किल वर्ड है, ये स्किल वर्ड, इस स्किल वर्ड का मतलब क्या होता है? स्किल्स का मतलब होता है कि ऐसी क्वालिटी डेवलप कर लेना, एक ऐसा स्किल डेवलप कर लेना जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चंस में गिवन टाइम में आंसर राइटिंग कर सकें। हमारी बात को ध्यान से सुनना। आपका टास्क ये नहीं है कि आप एक अच्छी आंसर राइटिंग ही करेंगे। आपको हम एक क्वेश्चन दे दें और 2 घंटे दे दें तो उसकी अच्छी आंसर राइटिंग आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि एक बार लिखोगे, हटाओगे, सोच के लिखोगे, सारी चीज़ें करोगे। लेकिन वहाँ 2 घंटे में एक आंसर नहीं लिखना है। वहाँ टास्क ये है कि आपको 15 की 15 जो क्वेश्चंस हैं वो 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। आप लगाओगे 8 मिनट से कम, 8 मिनट तो नहीं मिलेगा, 6 मिनट में एक आंसर विदाउट एनी ओवर राइटिंग।
विदाउट भूले, विदाउट ये गड़बड़ किए कि पहले क्या लिखना था बाद में क्या लिखना था। कभी कभार ऐसा हो जाता है, अरे पहले मुझे ये लिखना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लगातार आंसर राइटिंग करने की क्वालिटी डेवलप कर लिए, तो आपके अंदर क्या आ गई, राइटिंग स्किल्स आ गई। तो हमारा इस लेक्चर में क्या टारगेट है, ये स्किल्स डेवलप करना कि आपको एग्जाम पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप इस चीज से हमेशा बचे रहें, इस कंफ्यूजन से हमेशा बचे रहें कि पहले क्या लिखूं बाद में क्या लिखूं, कहां से स्टार्ट करूं, कहां एंड करूं, ग्राफ कहां, डायग्राम कहां, कंक्लूजन कहां, फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां। ये सारा डाउट खत्म करने के लिए लेक्चर है। फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, वो तो आप मेहनत करेंगे, बट इन स्किल्स को यदि आप एक बार सीख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम हो जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। चलिए, अच्छी बात क्या है, फिजिक्स में जो हमने जाना है, समझा है, लोगों से चर्चा की है, फिजिक्स सब्जेक्ट में या जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें अक्सर एग्जाम पेपर में जो टाइम है वो कम नहीं पड़ता। लेकिन ये ऐसा क्यों कहा गया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि कंटेंट फिक्स है, आप इसमें अपने विचारों को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन टाइम वेस्ट होता है एग्जाम पेपर में। फिर भी एक बात ये देखी गई है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम पेपर को पूरा कर ही नहीं पाते, टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेन टाइम वेस्टिंग होती है, यार इस आंसर को मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, या ये वाला पहले कर दूँ, या ये वाला बाद में कर दूँ, यार मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, एक लाइन कम लिख देता हूँ, क्योंकि आइडिया है नहीं, ये डायग्राम मैं ऐसा करता हूँ बाद में बना दूंगा, ये डायग्राम और भी अच्छा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। तो वहाँ एग्जाम पेपर में बैठे बैठे जो कन्फ्यूज़न है, अच्छा ये सेम कन्फ्यूजन प्रिपरेशन में भी है। तैयारी करते समय यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, या ये डेरिवेशन यहीं तक पढ़ लूँ क्या, अच्छा हो सकता है ये भी पूछ ले, हो सकता है ये भी पूछ ले, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं। तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में टाइम वैसे आइडियली कम नहीं पड़ेगा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यदि आप सलीके से, तरीके से चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे, कहीं से भी स्टडी कर लो, ऐसा नहीं है कि यहीं से सुनो, वो तो आपने कर भी लिया होगा अपने अपने लेवल पे। लेकिन यदि इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं तो वहाँ कम से कम उन कन्फ्यूजन से बच जाएंगे, तैयारी करते समय उन प्रॉब्लम से बचेंगे जो ये सोचने में टाइम वेस्ट करती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में अब ऐसा करते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि राइटिंग स्किल्स के बारे में एक फ्रेमवर्क देने से पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आंसर राइटिंग जो हम फ्रेमवर्क देंगे कि आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम एग्जाम्पल्स लेंगे, तो उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। देखो बात ऐसा है, हमने दूसरा पॉइंट काउंट किया था, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, बाद में डिटेलिंग लेंगे सबकी। नेचर एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का क्या नेचर होता है, क्या टाइप होता है। आप कहेंगे सब सारे टाइप के क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के आते हैं। सिंगल पार्ट का क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही डेरिवेशन पूछा होता है, मल्टीपल पार्ट का क्वेश्चन आता है जिसमें एक ही टॉपिक से कई सारे पार्ट आते हैं, मल्टी पार्ट का क्वेश्चन आता है जिसमें सभी पार्ट अलग अलग हों, मल्टी पार्ट का क्वेश्चन आता है जिसमें सभी यूनिट्स अलग अलग हों, एक न्यूमेरिकल प्लस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, हो सकता है पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, हो सकता है पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, हो सकता है न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन के साथ आ गया। बहुत सारी वेराइटीज़ बनती हैं क्वेश्चंस की, लेकिन सभी वेराइटीज़ को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इन 4 पार्ट्स के टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिलेगा, डिफरेंट वेराइटीज़ का। वेराइटीज़ तो यहाँ सारी लेना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने देखा है ना, हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में कितने सारे तरीके के फोर्सेज होते हैं, मल्टीपल फोर्सेज होते हैं, इनफाइनाइट फोर्सेज होते हैं, लेकिन सभी को समझने के लिए 4 फोर्स बना दिए गए, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इन 4 की हेल्प से सबको समझा जा सकता है। वैसे ही इन 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस की हेल्प से सभी टाइप्स को आप समझ सकते हैं। चाहे तो अलग अलग एग्जाम पेपर के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेना, या आपने टेस्ट सीरीज वगैरह में ऑब्जर्व किया होगा, या आपने जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां ऑब्जर्व किया होगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला होता है डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन। इसमें स्पेशली डेरिवेशन मिलता है, हो सकता है ये डेरिवेशन एक सिंगल पार्ट में मिले, हो सकता है ये डेरिवेशन 3 पार्ट में मिले, हो सकता है ये डेरिवेशन जो है वो न्यूमेरिकल के साथ मिले, पर होगा डेरिवेशन ही। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसमें कोई डेरिवेशन नहीं होता, वो आपसे फिजिक्स जानना चाहता है, फिजिक्स की समझ जानना चाहता है, एप्लीकेशन पार्ट जानना चाहता है, प्रॉपर्टीज जानना चाहता है, आपसे यूजेस जानना चाहता है, या उस टॉपिक के बारे में डिफरेंस जानना चाहता है। 2 टॉपिक दे देगा, डिफरेंस बताइए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन माना जाएगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। इसमें वो आपसे कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर देगा कि भाई मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बताइए, ये डेटा जो दिया है उसको सॉल्व करके बताइए। हो सकता है ये जो न्यूमेरिकल है वो किसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, अलग अलग टाइप से बन सकता है। ठीक है,
और लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल पार्ट का क्वेश्चन। ये टाइप जो है सबसे ज़्यादा प्रीमियम टाइप है। मतलब आप ये समझो कि 15 में से हमको जो उम्मीद है, पहली बार पेपर हो रहा है, देखते हैं इस हमारे सेगमेंट में क्या रहता है। बाकी का ये तय समझ लीजिए कि 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन, या ये कह दो चलो सेफ जोन की हम बात करें तो 12 में 10 से जो प्लस क्वेश्चन है 15 में से, वो मल्टीपल पार्ट ही आने चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा फायदा होता है। मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चंस का फायदा एग्जामिनर को तो होता ही है, आपको भी होता है। एग्जामिनर को क्या फायदा होता है? एग्जामिनर को मौका मिल जाता है मार्किंग अच्छी करने का। मान लीजिए एक क्वेश्चन के 4 पार्ट कर दिए उसने, ठीक है, ए पार्ट ये है, बी ये है, सी ये बताइए, डी ये बताइए, तो उसको कन्फर्म हो गया, अब उसको लोड नहीं है। यदि किसी ने ये लिखा है 1 नंबर, किसी ने ये लिखा है 2 नंबर, किसी ने लिखा है 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब एक नंबर सबने बांट दिया। और आपके लिए भी आसानी रहती है कि ये लिखा, इसमें 1 नंबर कम से कम कितना देगा, 0.75, आधा तो देगा ही देगा। लेकिन यदि एक पूरा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें मार्क्स हो सकता है 4 में से 2 ही दे। यहाँ अच्छे मार्क्स आने की और एग्जामिनर दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। हालांकि इसके बहुत सारे टाइप बनने लग गए हैं आजकल। पहला जो ABC पार्ट है, ये सभी जो हैं वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस हो, एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस हो। दूसरा ये हो सकता है इसी का ही पार्ट, मल्टीपल पार्ट का ही, जितने भी ABCD क्वेश्चंस दिए हैं वो एक ही टॉपिक के नहीं है, लेकिन एक ही यूनिट के हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ लिया आपसे, गॉस लॉ भी पूछ लिया, जैसे आपसे प्रेशर भी पूछ लिया किसी भी बबल पे, और बहुत सारी चीज़ें पूछ ली। जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछ लिए। टॉपिक एक नहीं है लेकिन चैप्टर एक है। हो सकता है कि ऐसी भी प्रायोरिटी है, जो हमने शायद आपको पहले भी आंसर दिखाया था, सॉरी एक क्वेश्चन दिखाया था, जिसमें चारों पार्ट कोई लेना देना नहीं आपस में, सारे इंडिविजुअल अलग अलग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से, ये ग्रेविटेशन से, और ये काइनेमेटिक्स से। ये लो जी। तो इन क्वेश्चंस को डील करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही नॉलेज या एक ही कंटेंट सब में एक जैसा ही लगा दो, नहीं, तरीका सबका अलग अलग है। अभी हम एग्जांपल लेके आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट की, कि किस फॉर्मेट को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होगी। किस सेंस में, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, टाइम नहीं लगेगा, ये सोचने में टाइम खराब नहीं होगा पहले क्या लिखूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये है वो पैटर्न, ये है वो फॉर्मेट जिससे अच्छी आंसर राइटिंग की जाएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं 6, ये किसी भी आइडियल सिचुएशन के लिए अप्लाई होते हैं। आइडियल सिचुएशन क्यों बोला है? हर क्वेश्चन में डायग्राम हो ये जरूरी नहीं, इसलिए हमने बोला है कि एक अच्छे आंसर में यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो ये 6 पॉइंट यदि आप लिखते हैं तो आपका आंसर जो है बेहतर माना जाता है। अब 6 पॉइंट्स में क्या लिखना है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, बट आप इन 6 पॉइंट्स को यदि इंक्लूड करते हो तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि मैं पहले क्या लिखूं, क्या छोड़ूं, बाद में क्या लिखूं और अब पहले क्या लिखूं। ठीक है, चलिए, इसका पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में डेफिनेशन हो सकता है, लॉ हो सकता है, और अभी हम अलग अलग, जैसे कि जो क्वेश्चन की वैरायटी बताई ना हमने, 4-5 टाइप के क्वेश्चंस, उन सबके एग्जाम्पल और क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन लेके अभी हम इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे कि इंट्रोडक्शन जो है जितना आसान लगता है उतना आसान ये नहीं होता। इसका जो अप्रोच है वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में अलग होता है, इसका अप्रोच डेरिवेशन क्वेश्चंस में अलग होता है, इसका अप्रोच मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चन में अलग होता है। कंफ्यूजन होता है कि इंट्रोडक्शन जो है वो मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चंस में सभी ABCD के लिए अलग अलग लिखना है कि एक ही लिखना है। अरे एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं तो चारों पार्ट्स के लिए इंट्रोडक्शन अलग अलग लिखोगे कि एक ही बार लिखोगे, और उस एक ही पार्ट में क्या लिखोगे, कितना बड़ा लिखोगे, वो सारी कंफ्यूजन इसमें अवेलेबल हैं। सेकंड जो इसके बाद पॉइंट्स आना चाहिए वो आना चाहिए गिवन कंडीशंस, मतलब गिवन कंडीशंस फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, प्रिंसिपल फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एजम्पशंस फॉर डेरिवेशन क्वेश्चन। एजम्पशंस का मतलब क्या है भाई, फिजिक्स में जब डेरिवेशन लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि ये एक डाइपोल है, डाइपोल के 2 चार्जेस हैं, r दूरी या 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक प्लस चार्ज है, वो सारे चार्ज है, इससे r दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दैट इज द वो सारे पॉइंट्स जिनको तैयार करके हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, तो वो सारे एजम्पशंस में आ जाएंगे। ठीक है, अबाउट द डेरिवेशन, जैसा कि किसी डेरिवेशन को करने के लिए मान लीजिए डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके जो सिंबल्स हैं उसमें डायग्राम में जो आपने समझाया है उसको हल्का लिखना पड़ेगा, तो वो पार्ट होता है डेरिवेशन का। और ये जो पार्ट है ये डेरिवेशन क्वेश्चंस में चलता है। फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के लिए अलाउ होता है। तो हमने इस लाइन में सारे पॉइंट कवर कर दिए अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से। अब कहाँ कौन सा लगेगा वो हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होता है
मेन बॉडी किसी भी आंसर की, जैसे मेन डेरिवेशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन। अब इनको करने का साथ साथ में क्या लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे मैथमेटिक्स नहीं जानना चाहता, वो आपसे फिजिक्स जानना चाहता है। इसलिए डेरिवेशन को आप मैथमेटिक्स ना समझें, कैलकुलेशंस को आप मैथमेटिक्स ना समझें, उसके साथ फिजिक्स भी आपको दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट है ग्राफ डायग्राम। इसमें एक स्टार लगाया है, उसका रीज़न क्या है, वेरी इट्स पोजीशन एंड नीड। इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम वाला पोर्शन है, ये चौथे नंबर पे ही आप लिखो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी पोजीशन को आप वेरी कर सकते हो। मान लीजिए आपको एजम्पशन मानते समय डायग्राम बनाना है, तो इस डायग्राम को ऊपर ले जा सकते हो। मान लीजिए आपको इसे एक्सप्लेनेशन में बनाना है, तो आप इसको और ऊपर ले जा सकते हो। मान लीजिए कि आपको जो है ये फाइनली जब आप फाइनल फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं या डिपेंडेंसी बता रहे हैं, वहाँ ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी है तो नीचे भी ले जा सकते हो। इस वजह से हमने स्टार लगा दिया है कि इसकी जो पोजीशन है वो वेरी करेगी, लेकिन इसके अलावा किसी की पोजीशन वेरी नहीं करेगी। मतलब इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में फर्स्ट में होना ही चाहिए, इसको आप लास्ट और बीच में नहीं लिख सकते। गिवन कंडीशंस को आप बीच में नहीं लिख सकते, ना सबसे पहले लिख सकते हैं, ये आपको यहीं लिखना है। इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट होगा, पहले कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक है। इस वजह से इसकी पोजीशन को वेरी कर सकते हैं, ये दोनों तीन चीज चेंज नहीं होंगी। नेक्स्ट है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट जो है वो जो भी डेरिवेशंस का आएगा, यदि कैलकुलेशन होगी तो आंसर आएगा न्यूमेरिकल टाइप में, थ्योरेटिकल में होगा तो कोई रिजल्ट आएगा कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो वो एक बॉक्स में होना चाहिए यदि कैलकुलेशन है और फाइनल आंसर है तो, और यदि कोई लाइन वगैरह है तो अंडरलाइन आपको करनी पड़ेगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। एप्लीकेशंस यदि आपको याद है, यूज डेली रूटीन में यदि उस टॉपिक का आप बता पा रहे हैं, स्पेशल कंडीशंस यदि कोई अप्लाई, केस 1 केस 2 थीटा बराबर 0 180 हो तो वो सारे इनमें इंक्लूड होते हैं, और जो भी लर्निंग उस टॉपिक से हम कर सकते हैं, यदि आप वो लिख सकते हो तो अच्छी बात है। तो ये अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि यदि आपका आंसर फ्लो में है तो आपको आधा नंबर तो उस आंसर राइटिंग में एक्स्ट्रा मिलता ही है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, सोचो आपने एक पैराग्राफ जैसा आंसर लिख दिया पूरा, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आंसर का रिजल्ट कहाँ है, आंसर का मेन एक्सप्लेनेशन कहाँ है, आंसर का मेन डेरिवेशन किधर लिखा है, आंसर के बारे में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कहाँ रखा है, आपने सब कुछ एक साथ लिख दिया। तो ये फ्लो को शो नहीं करता, लेकिन आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप अच्छा एक बात और नोट कर लो, यदि आप नोट पैड लेके बैठे हैं और नहीं लेके बैठे हैं तो आपको नोट करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। अच्छी आंसर राइटिंग में एक चीज़ और होनी चाहिए, या अच्छी आंसर राइटिंग के यदि हम जान पूछें मेन चीज़ क्या है, वो है क्लैरिटी। आप भले ही इस लॉ को, इस फॉर्मेट को, इस तरीके को फॉलो मत करो। इस तरीके को फॉलो करवाने का भी एक रीज़न है, यदि आप वो खुद कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। वो तरीका क्या है, या वो अच्छा पॉइंट क्या है, या वो जान क्या है किसी भी आंसर राइटिंग की, क्लैरिटी। यदि आप एग्जामिनर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब कुछ स्पष्ट रूप से अलग अलग हेडिंग वाइज बता पा रहे हैं, जिससे उसको ये ना लगे कि यार ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। मान लीजिए 4 पार्ट का क्वेश्चन है, चारों पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, चारों पार्ट में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो अलग अलग दिखाई दे रही हैं, चारों पार्ट के रिजल्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर अच्छा माना जाएगा। ये फॉर्मेट इसलिए बताया जाता है कि जिससे आपको एग्जाम पेपर में सोचने, समझने, कंटेंट को वेरीफाई करने, आइडेंटिफाई करने में टाइम ना लगे। नहीं तो आंसर किस वे में चलेगा, आंसर को कैसे लिखना है, ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देता है कि भाई मुझे पहले ये बताओ, मुझे उसके बाद ये बताओ, उसके बाद ये बताओ। अब जो बताने का तरीका है वहां ये काम आता है, समझ आ रहा है। तो मेन जो पर्पस है हमारे बताने का, आपके समझने का, या आपने कहीं से भी समझा हो, वो एक ही पर्पस है। हम सबका जो प्रयास है इस लेक्चर को लेके वो एक ही है कि आंसर क्लियरिटी के साथ जाए, सारी चीजें शो हो। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना, आप एग्जाम पेपर मैथमेटिक्स का नहीं दे रहे हैं, आप फिजिक्स का एग्जाम पेपर दे रहे हैं, तो आपको फिजिक्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। आप उसके सामने नहीं बैठे हैं, एक्चुअली कॉपी आपके सामने जा रही है, उनके सामने जा रही है, तो कॉपी में वो फिजिक्स शो करनी पड़ेगी कि मुझे फिजिक्स भी आती है, मैं ब्लाइंडली फॉर्मूले रटता नहीं हूँ, मैं ब्लाइंडली डेरिवेशन को फॉलो नहीं करता। जैसे आपने बहुत सारे टाइम ऐसा देखा होगा, आपने भी बच्चों को पढ़ाया होगा, छोटे बच्चों को 12वीं क्लास वाले जो होते हैं, क्या कहा जाता है, देखो भाई इसको रट लो डेरिवेशन को, यदि कहीं रेक्टिफायर दिख जाए तो ये छाप देना, कहीं डाइपोल दिख जाए तो ये छाप देना। तो ये जो छापना है ये टीचर की निशानी नहीं हो सकती, इसलिए आंसर राइटिंग जरूरत पड़ती है। छापने के लिए तो बचपन में भी छापते थे, तो अब छपाने की क्या जरूरत है। तो EMRS KBS जितने भी ये जो संस्था हैं वो चाहती है कि उनको एक न्यूमेरिकल सॉल्वर जो MCQ में होते हैं, फास्ट सॉल्वर होता है, उससे ज़्यादा, या न्यूमेरिकल सॉल्वर तो चाहिए चाहिए, साथ में एक टीचर भी चाहिए जो एक्सप्लेन कर सके, जो समझा सके, जो बता सके, फिजिक्स को बच्चों को लर्न करवा सके। ठीक है, चलिए साहब, तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम हर एक पॉइंट पे पहले इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे, उसके बाद इसकी करेंगे। एक बात और, जब हम इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे तो उन सभी चारों तरीके के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल लेके करेंगे कि चारों तरीके के क्वेश्चंस आए या जितने भी तरीके के क्वेश्चन आए उनमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन एक ही तरीके से सब में नहीं लिखा जाता, इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से सब में लिखा जाता है। जब हम यहाँ आएंगे तो फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। लेक्चर एक नहीं बनेगा, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, लेकिन ये एक खास आर्ट है, टास्क है जिसको आपको सीखना समझना जरूरी है। तो हमने ये बात वैसे यहाँ लिख भी दी है कि जितने भी हम फॉर्मेट लिए हैं आंसर के उनको एग्जांपल्स की हेल्प से समझाएंगे। हम देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है, जैसे मान लीजिए हम इंट्रोडक्शन समझाने वाले हैं तो डेरिवेशन क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे और मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। इसमें भी बहुत सारे केस बनते हैं, उन सभी केसेस को हम विद एग्जाम्पल विद न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। चलिए देखिए, ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ आता है कि यदि हम इंट्रोडक्शन नहीं लिखें तो क्या काम चल जाएगा, या ये क्वेश्चन आता है कि इंट्रोडक्शन लिखना क्यों जरूरी है, हम सीधा आंसर क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन इसलिए लिखा जाता है जिससे एग्जामिनर को ये समझ आ जाए कि स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ चुका है, उसको पता लग गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का है या क्या पूछ रहा है या उसको कैसे सॉल्व करना है। आपकी जिम्मेदारी इंट्रोडक्शन लिखते समय ये होनी चाहिए कि मुझे एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे क्वेश्चन समझ आ गया है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, इसमें ये पूछा है और मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा। कहने का सीधा सा मतलब, यदि और इसको और इजी वे में समझना चाहो तो ऐसा समझ लो, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्या करते हो, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ा, फिर बोलते हो हाँ अच्छा इसमें ये पूछा है, ओके अच्छा इसकी हेल्प से निकालना है, ठीक है ऐसे कर लूंगा। तो इस समय जो आपने किया है, ये पूछा है इसकी हेल्प से निकालूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा, ये इंट्रोडक्शन है। समझ आया? इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए जरूरी नहीं है कि रटी हुई डेफिनेशन लिखी जाए। इंट्रोडक्शन रटी हुई डेफिनेशन से नहीं चलेगा, लॉस से नहीं चलेगा। इंट्रोडक्शन वहां आपको क्वेश्चन देख के तैयार करना है कि क्वेश्चन में से क्या फाइंडिंग क्वांटिटी है या फाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, विभव पूछ रहा है, कैपेसिटेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या दिया है सोर्स जिसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वहाँ इंट्रोडक्शन डिसाइड होता है। कैसे करते हैं वो भी हम आगे एग्जाम्पल की हेल्प से चर्चा करेंगे। पर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये बता देना कि मैं क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करूंगा और इस क्वेश्चन में ये पॉइंट पूछा गया है। इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट अंधा होके काम नहीं कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट रटने वाला नहीं है, उसको पता है, वो जिंदा अवस्था में है, वो सोच पा रहा है कि मुझे क्या दिया गया है, मुझे क्या करना है। ठीक है, फिर आता है कितना लिखना है। किसी भी इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइन लिखना इनफ होता है। यदि कोई रेयर केस है तो 4 भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं। पर क्या नहीं लिखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखोगे उसमें, मतलब इंट्रोडक्शन में ये नहीं होता कि अच्छा ओम्स लॉ पूछा है तो ओम्स का जन्म इतनी सन में हुआ था, उसके बाद ओम्स ने 10th क्लास तक पढ़ाई की, 10th क्लास की पढ़ाई करने के बाद 12वीं में आया, फिर परसेंटेज कम हुई, फिर 2 पेपर दी। ऐसा हिस्ट्री वगैरह इसमें नहीं चलता। वो आपसे बिल्कुल ये जानना नहीं चाहता है कि आप कितनी पुरानी फिजिक्स जानते हैं, वो ये जानना चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री बिल्कुल नहीं लिखोगे, ये बात समझ में आ गई। इसको लेंथी नहीं बनाओगे, ये ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आपने भाई साहब 20-25 लाइन भर दी, आपने कोई 10 लाइन लिख दिया, आपने इतना बड़ा पैराग्राफ कि साहब इंट्रोडक्शन देखो आप मेरा, आप कैसे बोलता हूँ मैं, नहीं, 3 लाइन, और कोशिश करो कि वो भी 3 लाइन जो है वो बुलेट पॉइंट्स में हो, 2-2 पॉइंट्स में हो, ना कि पैराग्राफ। पूरे आंसर राइटिंग करते समय हमने जैसा कि कहा, नोटपैड यदि आपके पास है तो नोट कर लेना। आंसर राइटिंग करते समय जब भी थियोरेटिकल आंसर लिखना पड़े, जब भी थ्योरी लिखनी पड़े, तो कोशिश करो कि वो पॉइंट्स में हो, बुलेट पॉइंट्स में हो। मतलब 1 लाइन यहाँ, फिर 1 डैश लगा दिया, उसके बाद लाइन लिख दी, फिर डैश। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाता है कि चलो पढ़ लेते हैं। इतना बड़ा डब्बा भरा रखा है, इतना बड़ा आंसर लिखा हुआ है, पढ़ने की किसी की इच्छा नहीं करती। आपको भी पता है आंसर के पास, एग्जामिनर के पास 300-400 कॉपीज जाती हैं, तो वो आपके आंसर को पढ़ने के लिए नहीं बैठा, चेक करने के लिए बैठा है कि सही सिस्टमेटिक लिखा है कि नहीं लिखा है। आपने भी कॉपीज चेक की होंगी जिसका बड़ा सा पैराग्राफ में आंसर लिखा होता है, उसको आप अंदाजे से नंबर देते हो, क्योंकि आपको नंबर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं। सोचो, उन कॉपीज को चेक करते समय नौकरी देनी हो,
जॉब देनी हो और वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपके हाथ ऐसे कांपेंगे। आप एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे सकते, भले कम दे दोगे, ये कन्फर्म है, क्योंकि एक्स्ट्रा देते ही परिवार टीआई वगैरह से कॉपी निकलवाए बहुत माथापड़ी हो जाती है। तो बेहतर क्या है, अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिख के कोशिश करो कि आपके आंसर को एग्जामिनर पढ़े। ये टास्क किसी भी अच्छी आंसर राइटिंग में होना चाहिए। इसलिए ये सारे प्रपंच चल रहे हैं, इसलिए सारी प्रोग्रामिंग चल रही है कि आंसर को भाई पढ़ ले, भागे मत यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आपको हिस्ट्री नहीं लिखनी, आपको लेंदी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉज फॉर्मूले डेरिवेशन नहीं करना। इंट्रोडक्शन में कोई डेरिवेशन नहीं होता, इंट्रोडक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इंट्रोडक्शन में कोई भी डायग्राम नहीं होता। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, क्या सभी क्वेश्चंस के लिए इंट्रोडक्शन सेम होता है? नहीं, इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। न्यूमेरिकल में इंट्रोडक्शन का तरीका अलग है, मल्टीपल जब क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका अलग है, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन का लिखने का तरीका अलग है। तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन वेरी करता है। कहाँ से तैयार करें, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। आपको फिजिक्स आनी चाहिए, फिजिक्स यदि आती है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक जगह से करें, यहाँ से करें, वहाँ से करें, कहीं से कर लो। फिजिक्स डिमांड करता है, ठीक है, हमने इसलिए लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हम सर कहाँ से पढ़े, कहीं से पढ़ लो, फिजिक्स आनी चाहिए। यदि फिजिक्स आपको समझ आ रही है तो आप इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे, बट हम तरीका सिखा रहे हैं कि लिखना कैसे। लिखना तो आपको ही पड़ेगा, कंटेंट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो मान कंटेंट नहीं चाहिए, किसी टॉपिक की समझ चाहिए कि टॉपिक होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, वो सारा पता होना जरूरी है। तो चलिए सर, अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है ये रहा। चलिए, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ओनली फॉर डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन डेरिवेशन के टाइप का है, चलिए पहले हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल लाइन है, जो अक्षीय रेखा है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके इंट्रोडक्शन में आपको लगता है क्या लिखोगे आप? आपको ये हो गया कि यार क्या लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख दूं क्या, या डाइपोल के बारे में लिखूं क्या, या दोनों के बारे में लिख दूं क्या, क्या लिखूं, या गॉस लॉ लिख दूं क्या, या ऐसा करता हूं कूलॉम लॉ लिख देता हूं कि कूलॉम लॉ काम आता है, क्या लिखूं, है ना। कहीं ये इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन लिख देता हूं, Q/2A बेस्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपके मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसका जवाब ये है, जब भी डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, आप खुद से सवाल करोगे कि मेरे से क्वेश्चन में फाइंड क्या करवा रहा है, मतलब फाइनली वो आंसर किस टॉपिक का चाहता है। तो अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो मेन इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ये है पहला टास्क जो कि साधारण अप्रोच है। यदि आप थोड़ा सा और अच्छी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और एनहेंस करना चाहते हैं अपनी राइटिंग को, तो ये देखिए कि सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल की हेल्प से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और बीच की यात्रा क्या है सर, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, तो डाइपोल के कारण हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो यदि आप वहाँ डाइपोल का रेफरेंस दे देते हैं कि मैं डाइपोल की हेल्प से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो वहाँ आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। तो एग्जामिनर जब भी इंट्रोडक्शन को पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि यार ये बंदा क्वेश्चन को समझ गया है, इसको पता है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डाइपोल की हेल्प से निकालना है और इस तरीके से निकालना है। मतलब डेरिवेशन टाइप में जब भी आप आंसर लिखें तो पहले फाइंडिंग क्वांटिटी, दूसरा चाहें तो सोर्स क्वांटिटी के बारे में लिख सकते हैं, सॉरी सोर्स टॉपिक कि किसकी मदद से डेरिवेशन किया जा रहा है, और तीसरी चीज जो इंक्लूड कर सकते हैं वो है डायरेक्शन, मतलब आप सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। तो इनको मिलाते हुए आपको 2 या 3 लाइन लिखनी है। कैसे लिखनी है, देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब हम आंसर लिखते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। तो देखो ये है साधारण इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड ऑन एट दैट पॉइंट, ठीक है। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। ये है साधारण, ये इंट्रोडक्शन गलत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और बेहतर कैसे हो सकता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इसमें हमने जो पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो ले लिया,
और जिस सोर्स के कारण पूछा गया डाइपोल वो ले लिया और बता दिया कि डाइपोल की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा कि डाइपोल कैसा रखा हुआ है। साथ में डायरेक्शन बता दी, हियर वी ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द डाइपोल। ये बता दिया कि मैं डाइपोल की एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये 2 लाइन का इंट्रोडक्शन बेस्ट इंट्रोडक्शन है। हालांकि बेस्ट हम नहीं लिख सकते, खुद का आंसर तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन हाँ आप इसको और भी बेस्ट बना सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। बट ये किसी भी डेरिवेटिव क्वेश्चंस की जब टाइप हो तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन बेस्ट रहता है कि मैं जो फाइंडिंग क्वांटिटी है, जो सोर्स कॉन्टेक्स्ट है और जो डायरेक्शंस है, जो वे है, वो उसको लिख दूं। अभी हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इंट्रो देखो इसका, जो बेस्ट इंट्रो है, विद्युत द्विध्रुव द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है, उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि वो डाइपोल कहां रखा हुआ है, एक्सियल में है, नॉन एक्सियल में है। दूसरा, यहां हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट। समझ आया? पहले हम इंट्रोडक्शन का मतलब क्या समझते थे, आपको इंट्रोडक्शन का मतलब क्या लगता था, डेफिनेशन, लॉज। नो, इस केस में नहीं, वो अलग केस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम बात करेंगे, बट यहां जो क्वेश्चन कह रहा है वो आप वहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और इसका एक और ऊपर लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन में यदि कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मैं क्या क्या लिखूं, तो एक तरीका है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा सोर्स कॉन्टेक्स्ट क्या है, डाइपोल, और तीसरा डायरेक्शन। तीनों लिख दो आप, तो जैसे हमने यहाँ लिखा, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। द इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये हमने डाइपोल की डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद मैं सब एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करूंगा ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट लाइन। तीनों बातें हो गई, ये लो झंझट खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने एक ही इंट्रोडक्शन को 3 तरीके से लिख के बताया। आप देख लेना, टाइम यदि आपके पास कम है तो 1 लाइन लिख सकते हो जो पूछा गया है, यदि आपके पास टाइम है तो 3 लाइन लिख दो, ये और ये और ये। लेकिन बेस्ट इंट्रोडक्शन जो माना जाएगा वो माना जाएगा ये वाला, दैट इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें खींचाखांची लंबाई नहीं है, इसमें स्पेसिफिक तौर पे आपने बता दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण निकाल रहा हूं जो कि पोजीशन डिपेंड करता है, और मैं ये रास्ता इस्तेमाल करूंगा, मतलब ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसमें डिमांड और जो सोर्स और फाइंडिंग कॉन्टेक्स्ट तीनों चीजें आ गई। अब ये जो आंसर है ये भी ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर कटेंगे, नंबर कहीं नहीं कटेंगे, या नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। इंट्रोडक्शन नंबर दिलाने के लिए नहीं है, सॉरी रिपीट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में नंबर नहीं मिलते, इंट्रोडक्शन नंबर दिलवाता है कि इसको समझ है, इसको फिजिक्स आती है, इसको आंसर राइटिंग आती है, इसको तरीका पता है, ये एक अच्छा टीचर हो सकता है। इसलिए तो गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन बेहतर क्या है, हमने क्या कहा, जो केवल डेरिवेशन लिख रहा है गलत वो भी नहीं कर रहा, जो इंट्रोडक्शन के साथ डेरिवेशन लिख रहा है वो भी गलत नहीं कर रहा, और जो बेस्ट इंट्रोडक्शन के साथ अपनी आंसर राइटिंग कर रहा है वो भी गलत नहीं लिख रहा, लेकिन मार्क्स वेरी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं डेरिवेशन पार्ट के क्वेश्चन में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, अच्छा सॉरी हमने एक बार समरी कर दी है आप लोगों के लिए। जैसे ये क्वेश्चन था, तो जब भी हमने क्या सीखा, लर्निंग हमने ये की कि इंट्रोडक्शन पार्ट में यदि डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन हो तो पहली लाइन आप लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आस्किंग कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो फाइंडिंग करवाया गया है। दूसरी लाइन आप लिख सकते हो डाइपोल, जो कि सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट है, मतलब सोर्स कॉन्टेक्स्ट है जहां से वो आंसर बनेगा। और तीसरा लाइन आप लिख सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्शन, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करेंगे, या दोनों सोर्स और आस्किंग के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये बेस्ट होता है, आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तीनों फॉर्मेट आप याद करना, लिख लेना, जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप का तो तीनों चीज़ें आप खुद से क्वेश्चन कर लेना कि इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है। पहली लाइन हो गई, किसकी वजह से निकालना है, दूसरी लाइन हो गई, कैसे निकालना है, तीसरी लाइन हो गई, झंझट खत्म। ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव एंड एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। सुनो, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और बिल्कुल जेन्युइन आप जवाब देना पेशेंस के साथ कि आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। हालांकि हमने टिपिकल टास्क नहीं किया है, हमने कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछा है, बट फिर भी बताइए। हाँ जी, लगभग क्लियर हो गया। क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव पूछा है, किसके कारण, डाइपोल के कारण। निकालने का तरीका, डायरेक्शन देना है। चलिए देखते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज द फर्स्ट. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस ए पोटेंशियल दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट. डाइपोल क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है जो कि पोजिशन डिपेंड करता है. बी ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल. हो गया, इतना लिखना था. आप बिल्कुल सही किए होंगे. हिंदी में भी देख लीजिए, 1 सेकेंड. हाँ जी, देखिए, विद्युत विद्रोह के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए. हमने जितना भी अंदर कंटेंट दे रखा है कोर्स में, आप उसको लेके ज़्यादा तनाव इसलिए मत लेना क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को केवल इंग्लिश में लिया है आगे, क्योंकि टाइपिंग करवाना थोड़ा सा टिपिकल टास्क था. स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, बट इस लेक्चर में आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में है, लेकिन अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको वहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. हाँ जी, विद्युत विद्रोह के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के लिए एक्सप्रेशंस निकालने हैं. पहले विभव की डेफिनेशन W/Q किया गया कार्य पर यूनिट चार्ज को लाने में. दूसरा, विद्युत विद्रोह के कारण विद्युत जो विभव है वो उसकी पोजीशन डिपेंड करता है. और तीसरा, यहाँ हमको विद्युत विद्रोह के कारण क्या निकालना है, विभव निकालना है. अब अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और लिया है. अच्छा सॉरी, क्वेश्चन खत्म हो गए, अगला वाला इस टॉपिक में लिए होंगे शायद. ठीक है, चलिए, तो आपको क्लियर हो गई ये बात. अब हम चलते थोड़ा सा आगे. इंट्रोडक्शन हम समझेंगे, लेकिन किस टाइप के न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस के लिए. किस टाइप के क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल टाइप, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें न्यूमेरिकल पूछा गया है. अब तक हमने जो देखा इंट्रोडक्शन वो किस में देखा, डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तब. अब हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन के लिए. तो इसको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है हमने यहाँ लिख दिया. ये बताना होता है इस इंट्रोडक्शन में कि कौन सी फिजिक्स अप्लाई हुई है. भाई वहाँ को डेरिवेशन तो तुम करोगे नहीं, तो न्यूमेरिकल जब पढ़ो तो ये देखो कि यार इसमें कौन सी फिजिक्स अप्लाई हुई है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो वो वहाँ लिखना है. दूसरा, राइट गिवन डेटा. इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें लिखनी होती है न्यूमेरिकल टाइप में. एक तो कौन सी फिजिक्स, कौन सा लॉ आपने लगाया है, और दूसरा गिवन डेटा क्या है, व्हाट इज द आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी या परमिएबिलिटी, जो भी आपको वहाँ दी गई है, मतलब विद्युतशीलता या पारगम्यता जो भी आपको दे रखी वो आप वहाँ लिखेंगे. ठीक है. कई बार ऐसा सुनने में आता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपके पास टाइम कम है तो आप अपने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग है वो गिवन डेटा से कर सकते हो कि मुझे गिवन जो है वो ये दिया गया है और ये इतना दिया है, बट ध्यान रखना यूनिट कंपलसरी है. यदि आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स उड़ गए, आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो समझेगा यूनिट नहीं लिख पा रहा है लड़का. R/4 क्या, R/4 मीटर है कि क्या है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी यूनिट लिखना कंपलसरी. ठीक है. यदि आपसे एप्सिलॉन नॉट दिया है तो उसकी वैल्यू यदि आपको दे रखी तो उसकी यूनिट लिखना कंपलसरी. तो आप चाहें तो आंसर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट इस लाइन को लिखोगे तो अलग इंपैक्ट आएगा, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा. देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, पहले अपन इसका फिर इंट्रोडक्शन करेंगे. अब पहले आपको सोचना है कि क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे. कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट. हिंदी में देख लीजिए, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तब उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी. न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, आपको पता है फॉर्मूला. हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, लैम्बडा बराबर अपर को वही 1240 एंगस्ट्रॉम अपॉन √2qb जो भी आता है वो करना है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए और मास चाहिए, पोटेंशियल दे ही रखा है, काम हो जाएगा. फिर क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें. अब तक ये जो हमने बताया ये तो आपको पता है क्योंकि आपने बहुत MCQ सॉल्व किए, लेकिन इंट्रोडक्शन तो इसमें कौन सा फिजिक्स है, विभवांतर है क्या, नहीं. पोटेंशियल डिफरेंस में फिजिक्स है जो इसमें न्यूमेरिकल में अप्लाई हो रही है, नहीं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आपको एक लाइन अबाउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड सेकंड गिवन कंटेंट. चलिए देखिए आंसर. फर्स्ट मेथड, अच्छा देखो क्या कलाकारी की है. हमने पहले बताया है कि यदि आप गिवन से स्टार्ट करते हो तो ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है. अच्छा मेथड क्या होगा, अच्छा मेथड ये होगा. पहले थोड़ा सा एक लाइन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराइजेस ड्यू टू इट्स वेव. वेवलेंथ वेव की ही होती है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव चल रही है उसके कारण अराइज होती है. इट्स वेव नेचर एंड डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम, लैम्डा बराबर h/p, मोमेंटम संवेग पे डिपेंड करती है, विच इज डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, जो उस पोटेंशियल की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है उस पर भी डिपेंड करती है. उसके बाद हम चाहें तो गिवन डेटा लिख सकते हैं. एक लाइन लिखने के बाद उसको पता चल गया कि इसको फिजिक्स आती है, ये फिजिक्स की समझ रखता है और इस न्यूमेरिकल में
जो मेन फिजिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में इसको पता है, ये फॉर्मूले को ब्लाइंडली रट नहीं रहा है। तो ये लाइन वो काम करती है। और उसके बाद अब गिवन डेटा जो भी दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और उसके बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी होती है वो हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो काम है वो इंट्रोडक्शन को जानना है। तो पहली बात आपको क्या समझ में आई यहाँ पे, जो फाइंडिंग या आस्किंग कॉन्टेक्स्ट है, या ये कह सकते हैं जिसके बारे में न्यूमेरिकल पूछा गया है, या इस न्यूमेरिकल में जो फिजिक्स अप्लाई हुई है, जो भी व्हाटएवर आपको क्वेश्चन करने पे आंसर मिले, उसके बारे में आप 2 लाइन लिख दें, 1 लाइन लिख दें, 3 लाइन लिख दें। 2 से 3 लाइन बहुत रहती है। उसके बाद आप गिवन डेटा रखें। हालांकि हमने एक बात और बोली है, यदि आपके पास टाइम कम है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो गिवन से भी आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात वापस अंडरलाइन करके लिख लो, जब भी आंसर राइटिंग करो, यदि आपको उस टॉपिक के बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं आता है, तो आप उसमें गलत मत लिख देना। यदि आपने कुछ भी बना के लिख दिया, यदि आपने कुछ भी मन से लिख दिया, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो छोड़िए, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और आपके मार्क्स उसमें तो मिलेंगे ही नहीं, जो लिखा है आगे भी कट हो जाएंगे, क्योंकि आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ समझने की गलती कर रहे हैं। जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी फिजिक्स आपसे बेहतर है, वो फिजिक्स जानता है। उसको ऐसा नहीं करना है कि अपने मन से आपने बना के लिख दिया इंट्रोडक्शन, नहीं। यदि आपको मतलब इंट्रोडक्शन में लर्निंग होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए। आप इंट्रोडक्शन में मन से बना के लिख रहे हैं, आप रिलेटेड इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हैं, आप डेफिनेशन को ज़बरदस्ती गलत बना रहे हैं, या गलत कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, या गलत डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो आप उसको मत लिखना। यदि कोई लॉ आपको नहीं पता है और आप उसके बारे में लिख रहे हैं और गलत लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टूडेंट नहीं जानता, ये केवल मार्किंग लेने के लिए इसने लिखा है, बाकी का इसकी फिजिक्स कमज़ोर है। तो यदि नहीं लिखोगे तो इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं जाएगा, बट यदि गलत लिख दिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसलिए हमने यहाँ कौन सा फिजिक्स लिखा है, सिंपल सी बात है कि कोई डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है, वो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर, चलो आप सोचो, ये भी मत लिखो इलेक्ट्रॉन राइजेस ड्यू टू द वेव नेचर, ये भी मत लिखो, ये लिख दो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ डिपेंड ऑन द मोमेंटम एंड एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, ऐसे लिख दो, ये लो बहुत है। उसको पता चल गया कि इसको पता है कि जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा वो मोमेंटम में डिपेंड करेगा और पोटेंशियल डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, हिंदी में भी ले लेते हैं एक बार, देखिए। अच्छा, क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिया, सॉरी, आंसर इंग्लिश में, सॉरी आंसर हिंदी में। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य उसके तरंग व्यवहार या तरंग नेचर के कारण उत्पन्न होती है, तथा यह उसके संवेग पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन का संवेग उसे त्वरित करने वाले विभव पर निर्भर करता है, इसलिए इस डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पर विभव पर निर्भर करती है। मतलब लैम्बडा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे, और ये गिवन डेटा आ गया, उसके बाद कैलकुलेशन चालू। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं एक क्वेश्चन और है, क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपने ये सोच देख रहे होंगे कि हमने एक अच्छा काम ये किया है कि एक जो टॉपिक है उसको अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश की है। उसका रीज़न सुनो। हम पहले हमने क्या किया था, जब हम इस लेक्चर को तैयार कर रहे थे, हमने हर क्वेश्चन को अलग अलग लिया। फिर हमने देखा कि यार स्टूडेंट ये कहेंगे कि न्यूमेरिकल टाइप में, डेरिवेशन टाइप में, थ्योरेटिकल टाइप में अलग अलग क्वेश्चन सर ने लिए हैं, इसका मतलब सबके डेरिवेशन, सबके जो इंट्रोडक्शन है इसलिए अलग अलग बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन सेम होगा सब में तो इंट्रोडक्शन कैसा है, अलग अलग हो सकता है। तो देखो, इसलिए हमने क्या किया, कोशिश की है कि एक ही यूनिट के, एक ही टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के वेरिएशन में बताएं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में मदद मिले, ये समझने में मदद मिले कि इंट्रोडक्शन पार्ट को ढूंढते कैसे हैं, सेम कॉन्टेक्स्ट का यदि क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप है तो। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन व्हेन द डाइपोल मूवमेंट इज, इतना दे रखा है, कूलाम इनटू मीटर, यूनिट का ध्यान रखना, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इस, इतनी दे रखी आर की वैल्यू। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है। अब बताइए इसका आप किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अभी हम पेशेंस के साथ आपका आंसर सुनना चाहते हैं, आप खुद मन में दीजिए, लिख के बताइए, फिर हम आगे इसकी आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, आपने सोचा होगा। चलिए देखिए, बड़ा सिंपल सा काम, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपने क्वेश्चन किया होगा कि यार इसमें हम फिजिक्स कौन से अप्लाई कर रहे हैं, तो वही पहली वाली फिजिक्स है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स डाइपोल मूवमेंट, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ना। और यही इसमें पूछा है, क्या दे रखा है आपको, मोमेंट, ये सॉरी डाइपोल का वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है। तो हमको क्या करना है, हमको वो डेफिनेशन लिखनी है या वो कॉन्टेक्स्ट लिखना है जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि E जो है प्रोपोर्शनल टू P है, हम क्या देख रहे हैं, E प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब है, तो हमने इन दोनों के बारे में लिख दिया। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल वाला क्वेश्चन यहाँ लिया, क्योंकि जब ये डेरिवेशन पार्ट में था तो इसका इंट्रोडक्शन अलग था। जब ये न्यूमेरिकल पार्ट में आ गया तो सिंपल सा ये बताना है कि कौन सी फिजिक्स लगाए हो, क्योंकि यहाँ डेरिवेशन करना टास्क नहीं है। हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजीशन डिपेंड करेगा और इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, नहीं। हमारा टारगेट है कि जो आपने मोमेंटम दिया है, जो आपने डिस्टेंस दिया है, वो कैसे यूज आप कर रहे हैं। तो हमने सिंपल सी लाइन लिख दी, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर जो स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है वो द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P के प्रोपोर्शनल एंड R के 1/क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने गिवन डेटा लिख दिया और कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लिया है न्यूमेरिकल का, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 1 mm, एज्यूम एयर एज डाइलेक्ट्रिक, मतलब हवा जो है वो एज अ डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल की गई है। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या आप आंसर राइटिंग करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे। तो सिंपल सा बात है, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड ऑफ द प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द देम। इसका मतलब कौन सी फिजिक्स अप्लाई की गई, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो सीधी सी बात है, C प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू D। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखें तो जो फॉर्मूले में डिपेंडेंसीज है जिसकी चर्चा ऊपर की गई है, डिस्टेंस D एंड एरिया A, उसके बारे में आप लिख दें, झंझट खत्म, ठीक है। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यदि हम वहाँ ये कह देते इंट्रोडक्शन में कि साहब इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें लिखनी होती है, जो टॉपिक दिया उसके बारे में लिख दो, तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि करूं क्या। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये जो लेक्चर तैयार किए गए हैं, इसको तैयार करने में बहुत एफर्ट्स लगे। ऐसा नहीं है कि हम मान काम किए, ऐसा नहीं है भाई, हमारा काम है आपको एक ऑथेंटिकेट न्यूज़ देना, आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, इसलिए टाइम लगा है। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन या बच के चले जाएं कि भाई इंट्रोडक्शन में ये लिख लो काम हो जाएगा, काम नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा। अब अलग अलग वेरिएशन बनाने में क्वेश्चन को ढूंढना, उसके आंसर ढूंढना, फिर रिलेशन तैयार करना, आंसर राइटिंग करवाना, सही गलत के ये भी ध्यान रखना कि आंसर राइटिंग गलत ना हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को देख के जो काम किया है, इसलिए हमारी इतनी मेहनत करने के बाद बस आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको बोझ ना समझें। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने इसलिए रखा है जिससे आपको हर चीज़ के बारे में स्पष्ट पता लग पाए, आप किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी ना करें, ठीक है। यदि हम इसको वहीं ख़त्म कर देते, 6 पार्ट होते हैं, तो आपको इजी लगता है कितना बढ़िया लेक्चर है, लेकिन लंबा खींच रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। लेकिन जब लेक्चर को आप एंड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा हाँ यार, जब भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये लिखना है। जब भी आप डेरिवेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे आस्किंग कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है, जो जिसकी हेल्प से अपन को प्रूव करना है, सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है, और एक डायरेक्शन ढूंढनी है क्वेश्चन कैसे चलता है। तो आपको क्या है कि अब वो कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि मैं क्या लिखूँ। अब आपको स्पष्ट पता है कि न्यूमेरिकल टाइप जब भी आ जाए मुझे एक फॉर्मूला लिख देना है और फॉर्मूले में जो भी डिपेंडेंसीज पूछी है उसके बारे में लिख देना जो क्वेश्चन में दी गई है, बस झंझट खत्म, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या सीखा, हमने एक समरी भी लिख दी है। इंट्रोडक्शन लिखना हो यदि न्यूमेरिकल टाइप में तो 1 शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखो, और कोशिश करो गिवन डेटा के साथ, मतलब इंट्रोडक्शन में जो है वो फिजिक्स जो अप्लाई की गई है और जो गिवन डेटा है वो भी इंट्रोडक्शन में होता है। यदि आप इसको लिखने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं है, यदि आपको फिजिक्स नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप सीधा गिवन डेटा भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने दोनों लिखा है। जो नहीं करना है वो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से बचें। कई बार क्या हुआ, गिवन डेटा भी नहीं लिखा, सीधा फॉर्मूला लिखा E बराबर 2kp अपॉन RQ। क्यों? क्योंकि हम तो शुरू से जब नौकरी की तैयारी चालू किए हैं तो सर हम तो MCQ की तैयारी स्टार्ट किया, और MCQ में कोई फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता, वहाँ तो सीधा फॉर्मूला पे आंसर लगा देते हैं।
तो यहाँ हमने 2 की वैल्यू, यहाँ k की वैल्यू लिख दी, यहाँ p की वैल्यू लिख दी, यहाँ r की वैल्यू लिख दी, आंसर आ गया। तो आपको नंबर जो है वही 1.5 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने, सोचो किसी भी स्टूडेंट ने ये लिखा है तो इसका नंबर इनडायरेक्टली तो है ही, किसी ने इस तरीके से सजा के लिखा है इसका नंबर भी इनडायरेक्टली है, किसी ने कैलकुलेशन की इसका नंबर, तो उसको केवल कैलकुलेशन का नंबर मिला है, ये नंबर नहीं मिले, इस वजह से नंबर इंक्रीज होते हैं। चलिए क्या नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला, लॉन्ग थ्योरी नहीं लिखें भाई साहब, क्योंकि नौकरी बहुत ज़रूरी है। नौकरी चाहत इतनी खतरनाक होती है कि इंसान ही सोचता है कि कैसे भी करके एग्जामिनर खुश हो जाए, और वो उतनी सारी फिजिक्स लिख देता है। नहीं, दूसरा डेरिवेशन करने से, लिख भी दिया अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन में डेरिवेशन नहीं करना है। आप सोचो कि यार एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यार इसको ऐसा करते बता ही देते हैं कि हम कितने बड़े फिजिसिस्ट हैं, हम बता देते हैं कि यार डेरिवेशन भी आता है हमको। नहीं, इंट्रोडक्शन का मतलब केवल इन्फॉर्मेशन देना कि मैं क्वेश्चन को जानता हूँ और क्वेश्चन में जो फिजिक्स लगी है उसको भी मैं जानता हूँ, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। बाकी का डिपेंड ऑन यू। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन कैसा, जब मल्टीपल पार्ट टाइप के क्वेश्चंस हो तो उस केस में आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिनमें A B C D पार्ट्स हो, वो होगा मल्टीपल पार्ट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। हो सकता है वो एक ही यूनिट्स के हों, जैसे 3 सिनेरियो बनते हैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बताया हमने, A B C इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इस टाइप से आते हैं, A फिर नीचे B और C, इस तरीके से क्वेश्चन लिखे होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। 3 केस बनते हैं, ध्यान रखना, तीनों केस लिए, बहुत अच्छे सुनना। जब दिए गए क्वेश्चन के सभी पार्ट कॉमन थीम या कॉमन टॉपिक से हो या एक ही यूनिट से हो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी व्हाट इज द गॉस लॉ, पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर, किसी भी चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। एंड डेवलप द रिलेशन, डेवलप द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑफ आर, मतलब आर डिस्टेंस का साथ ग्राफ बनाइए। तो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो एक ही टॉपिक के हैं। जैसे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डेवलप द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड एक्सियल पॉइंट, डेवलप द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल एट नॉन एक्सियल पॉइंट एंड क्रिएट द रिलेशन बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में रिलेशन बताइए। तो चारों जो क्वेश्चंस हैं ABCD हैं, लेकिन एक ही टॉपिक के हैं, एक ही थीम के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उस केस में इंट्रोडक्शन को डील अलग तरीके से करते हैं। जब सभी पार्ट्स डिफरेंट थीम के हों, डिफरेंट टॉपिक हों, बट यूनिट सेम हो, मतलब यूनिट तो एक ही है लेकिन टॉपिक, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं, उस केस में आप जो है किस तरीके से डील करोगे। जैसा कि हमने बताया, मान लीजिए ग्रेविटेशन वाला पूछ लिया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, व्हाट इज द केपलर लॉ, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी। ये लो जी, तीनों क्वेश्चन है तो ग्रेविटेशन के ही, पर तीनों में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट है केस 3, सभी पार्ट्स डिफरेंट यूनिट्स के हों, कोई रिलेशन नहीं, कोई आपस में मतलब ही नहीं। पहला क्वेश्चन दे दिया ग्रेविटेशनल फील्ड का, दूसरा दे दिया फ्लूइड मैकेनिक्स का, तीसरा दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, चौथा दे दिया अल्टरनेटिंग करंट का। ये लो, चारों क्वेश्चन हो गए। अब करो, तो वहाँ इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप। यहाँ तो अब तक हमारे पास क्वेश्चन सिंगल थे, भाई लिख दिया इंट्रोडक्शन, या एक ही टॉपिक से थे, बट यहाँ कैसे लिखोगे, चलो उसको सीखते हैं। देखिए केस 1, जब सभी पार्ट्स कॉमन थीम, कॉमन टॉपिक, कॉमन यूनिट से हो, मतलब एक जैसे हो। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो हमने टेस्ट सीरीज से एग्जैक्ट उठाया है, ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। दूसरा क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, नॉन एक्सियल पॉइंट का, नॉन एक्सियल लाइन पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर द टू रिजल्ट्स, इन दोनों के रिजल्ट्स को। तो इस क्वेश्चन की क्या क्वालिटी है, इस क्वेश्चन की क्वालिटी है कि तीनों जो क्वेश्चन पूछे गए ABC, वो तीनों ही क्वेश्चन एक ही थीम के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब में एक ही सोर्स है, डाइपोल। तो इस वजह से इसका जो इंट्रोडक्शन है वो एक ही बार लिखा जाएगा सबसे ऊपर, और उसमें थीम में आपको पता ही है वही पहले वाला, जो टॉपिक इनमें कॉमन है उसके बारे में लिखना है। क्लियर हो गया। जब भी मल्टीपल पार्ट के क्वेश्चन में सभी पार्ट आप नोट पैड पे नोट कर लेना,
एक ही थीम के हों तो इंट्रोडक्शन एक ही बार लिखना है सबसे ऊपर। ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व कर रहे हैं अलग इंट्रोडक्शन, इसको सॉल्व कर रहे हैं अलग इंट्रोडक्शन, इसको सॉल्व कर रहे हैं अलग इंट्रोडक्शन। नहीं, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का एक बार दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई अच्छा व्यक्ति आया, कोई महान व्यक्ति आया, ठीक है, तो मान लीजिए वो आपको 3 टॉपिकों के बारे में चर्चा करना चाहता है कि पढ़ाई कैसे करें, पहली चीज़ है ना, एग्जाम पेपर किस तरीके से आता है, और तो एक भी मान लीजिए ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, 3 टॉपिकों को आप चर्चा करना चाहता है। तो आप उससे इंट्रोडक्शन कितनी बार पूछोगे कि आप मुझे समझा रहे हो, हु आर यू, तो वो कहेगा मेरा नाम ये है, मैंने ये सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, मुझे अब सुन लीजिए। तो जैसे उसने इंट्रोडक्शन दिया, अब क्या करोगे आप, पहले वाले पॉइंट पढ़ाई कैसे करें सुन लोगे। लेकिन जब वो सेकंड पॉइंट चालू करोगे तो वापस इंट्रोडक्शन पूछोगे, नहीं आप सेकंड पॉइंट चालू करो, मुझे वापस बताओ इंट्रोडक्शन। नहीं, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन एक ही देना है, लेकिन एक ही ऐसा देना है जो तीनों से रिलेट करे। ये बात ध्यान रखना। कहा जाता है कि सलाह उस व्यक्ति से ली जानी चाहिए जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। मतलब क्यों? मतलब पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लो कि जिस चीज़ का तुम सलाह लेने जा रहे हो क्या वो उसके बारे में पहले जानता है कि नहीं जानता। वैसे ही आप इन तीनों का इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों में क्या कॉमन थीम है, क्या अलग अलग है। यदि कॉमन थीम है, यदि कॉमन टॉपिक है, यदि कॉमन फिजिक्स का टॉपिक है, तो आप वहाँ पे एक बार इंट्रोडक्शन लिखोगे, वो भी सबसे ऊपर, अलग अलग नहीं लिखोगे। हिंदी में भी देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं देखो। कॉमन टॉपिक क्या है यहाँ पे बताइए। कॉमन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कॉमन टॉपिक है तीनों का। लास्ट में जो कंपेयर करवा रहा है वो भी किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइपोल का कंपेरिजन करवा रहा है। तो इसका मतलब कॉमन टॉपिक ये हो गया, तो मन को इसके बारे में लिखना है, वही लिखना है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। लगभग वही है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में डायरेक्शन का फर्क है। समझ में आ रहा है? इस वजह से ये डायरेक्शन वर्ड इस्तेमाल किया गया, मैग्नीट्यूड वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट और नॉन एक्सियल पॉइंट में दोनों में फर्क है कि एक आर जो है एक्सियल लाइन पे लिया जाता है, दूसरा परपेंडिकुलर लिया जाता है। इस वजह से हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वर्ड इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो सिंपल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हो, बट बेटर जितना करोगे उतना अच्छा है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, सिलेक्शन लेने के लिए नोटपैड पे लिखो, अगला पॉइंट बहुत जरूरी है। राइटिंग करने के लिए, आंसर राइटिंग करने के लिए पहले जो जरूरी है वो लिखो, उसके बाद अच्छा बनाओ। हो सकता है अच्छा बनाने के चक्कर में जरूरी रह जाए, इसलिए बहुत अच्छा क्या है वो कोई नहीं जान सकता, वो कितना भी अच्छा हो सकता है। इसलिए पहले आप सिंपल लिखने की आदत डालो और वहाँ जितना बेहतर हो पाए वहाँ लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना, डरना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है। इन दिस क्वेश्चन वी स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, चलिए, तो आप चाहो तो इसको हिंदी में लिख सकते हो। क्या लिखा है, जब सभी पार्ट्स कॉमन थीम टॉपिक के हों तो इंट्रोडक्शन एक ही बार लिखें। हमने नोट करके लिख दिया है, क्योंकि नोट करना इसलिए ज़रूरी होता है, ऐसा ना हो कि हम ये बताने से वहाँ भूल जाएं, क्योंकि दोबारा इस बार स्टूडेंट इतना टाइम दे रहा है तो कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, और इम्पॉर्टेंट भी इस वजह से लिख भी दिया और आप भी लिख लें। नेक्स्ट क्या है, अच्छा हिंदी में भी लिख दिया है, सेम क्वेश्चन है भाई, केवल हिंदी में लिखा है। द्विध्रुव अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका परिमाण व दिशा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की स्थिति पर निर्भर करती है, और ये अपन को अलग अलग दिशा में अच्छी और निरक्षीय पॉइंट पे करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हमने और लिया है क्या, अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जैसे मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया ये वाला, उसके बाद अपना एक बार इंट्रोडक्शन लिखा है सबसे ऊपर, उसके बाद फिर चालू कर दो। आंसर स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने पूरा एक ही बार, जो लाइन अभी 2 बोली है, उसके बाद ऑप्शन ए डालो, मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो डालो, एक्सेल लाइन लिखो, उसका एजम्पशन लिखो, मतलब डायग्राम, फिर डेरिवेशन, फाइनल रिजल्ट, फिर बी डालो, इक्वेटोरियल लाइन, एजम्पशन का मतलब पता है ना आपको, अभी हम लिख के बता देंगे अगले आंसर में। एजम्पशन का मतलब वो जो पॉइंट हम इतना हार दूरी पे ले रहे हैं, इतनी डिस्टेंस पे ले रहे हैं, ये इसका मतलब डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना है। ये चार्ज है, इसके बीच की दूरी 2 है, ये एजम्पशन होते सारे। डेरिवेशन पार्ट, फाइनल रिजल्ट। फिर तीसरा कंपैरिजन डायरेक्शन विद डायरेक्शन डिफरेंस, मतलब पहले एक्सियल पॉइंट की लिखो, फिर नॉन एक्सियल पॉइंट की लिखो। मैग्नीट्यूड डिफरेंस लिखो दोनों में, बट डायरेक्शन एक की तो पता है एक्सियल पॉइंट के अपोजिट होती है, दूसरी नॉन एक्सियल की तो क्या होती है,
अपोजिट होती है डाइपोल की डायरेक्शन के, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एक्सियल पॉइंट पे वो सेम डायरेक्शन में होता है। तो ये बात यहाँ मेंशन करनी चाहिए। और लास्ट में फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखेंगे आप कि क्या लिख सकते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस में, कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल होता है कंपेरेटिवली नॉन एक्सियल पॉइंट के। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी हम और चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमने ग्रेविटेशन का क्वेश्चन लिया है। डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। ओके, क्वेश्चन का केस 2 आ गया है। केस 2 क्या है? जब सभी पार्ट्स डिफरेंट थीम टॉपिक से हों बट सेम यूनिट हो। ध्यान रखना पे कैसे। डिफाइन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राइट द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्वेश्चन चेंज हो गया, वो फील्ड इंटेंसिटी है, ये पोटेंशियल है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज टेकन टू बी जीरो टू एट इन्फिनिटी। मतलब हम इन्फिनिटी पे किसी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो क्यों लेते हैं? क्योंकि नीचे आर होता है, उसको इन्फिनिट करेंगे जीरो हो जाएगा। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। तीनों चारों क्वेश्चंस कैसे हैं? हालांकि हम थोड़े से लेंदी ले दिए क्वेश्चन कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन फिर भी आप देखो है सभी किससे? ये ग्रेविटेशन से। किससे हैं ये सभी? ग्रेविटी से। लेकिन सभी चारों के चारों पॉइंट्स का जो थीम है वो अलग अलग है। तो अब इस केस में इंट्रोडक्शन जो है वो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग लिखा जाएगा कि एक बार लिखा जाएगा? आपके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए बताइए, सोच लो। हम तो आंसर देंगे ही। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अलग अलग लिख दें तो बढ़िया रहे। नहीं, जब आपको पता चल गया कि ये टॉपिक किसका है, ग्रेविटेशन का है, तो आपको इंट्रोडक्शन किसके बारे में लिखना है? ग्रेविटेशन के बारे में लिखना है। और वही 2 से 3 लाइन, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। कोई डेरिवेशन नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, केवल सीधा। चलिए देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन होगा। तो कॉमन क्या है इसमें? कॉमन इसमें टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू मास। क्या पूछा है इसमें? पोटेंशियल और मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड टॉपिक है, ये मास पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल भी मास पे डिपेंड करता है, और सारा जो कैलकुलेशन है वो मास पे डिपेंड करता है। तो ये इसमें कॉमन है। या टॉपिक का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम ग्रेविटेशन के बारे में लिखना है। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस्ड बाय एन मास, बाय ए मास, किसी भी मास के कारण ग्रेविटी पैदा होती है, ऑन द सराउंडिंग स्पेस, चारों तरफ, इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से समझ सकते हैं। बस समझ आया आपको? दोनों तीनों बात भी इंक्लूड कर दी। और हमने, अच्छा आप इसका इजी लिखना चाहते हैं और भी इजी, तो केवल और केवल क्या लिख दें? अबाउट द ग्रेविटी, कि ग्रेविटी डिपेंड ऑन द मास, आसपास के सराउंडिंग में क्रिएट करती है और डिपेंड आर पे करती है। ये लो, ये भी इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। बट ये थोड़ा बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपने जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड कर दिया। और यदि आप केवल ग्रेविटी का डेफिनेशन लिखोगे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, फोर्स नहीं है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, आप यदि कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए इसमें आपको स्पेशली दिखाई दे रहा है इंटेंसिटी ऊपर ली है, या इंटेंसिटी नीचे भी है, पोटेंशियल ऊपर है, पोटेंशियल यहाँ भी है, इसका मतलब 2 ही टॉपिक हैं। तो अब एक काम करो, एक लाइन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की, दूसरी लाइन ग्रेविटेशनल फील्ड की लिख दो। तो सिनेरियो जैसा हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन मैनेज करनी है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये हिंदी में हो गया, सेम वही बात है, हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। एक काम करेंगे, इसकी PDF जो है हम ऐप में और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। आप एक बार वहाँ इसको और भी, या फिर आप नोट कर लो, जैसा भी होगा हम एक बार टीम से चर्चा कर लेंगे। प्रोवाइड करवाने का प्रोसीजर होगा तो प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको ज़्यादा फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है। नेक्स्ट है, जब तीनों ही पार्ट्स डिफरेंट यूनिट्स के हों, इंडिपेंडेंट हों। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिराइव द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये लो जी, तीनों पार्ट में कोई लिंक नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, अब बताइए इंट्रोडक्शन कैसे लिखें? इंट्रोडक्शन एक बार लिखें कि 2 बार लिखें? खुला सुन लो। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जब तीनों ही पार्ट अलग अलग हों, तो आपको इंट्रोडक्शन अलग अलग पार्ट वाइज लिखना है। मतलब क्या? मतलब ये समझ लो कि तीनों क्वेश्चन, जो तीनों पार्ट हैं, इनको अलग अलग क्वेश्चन ट्रीट करना है, अलग अलग। मतलब ये समझ लो, आप तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन ये दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, तो आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर इसका इंट्रोडक्शन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, फिर इसका इंट्रोडक्शन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन।
आपको इन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग ट्रीट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई किस केस में, जब तीनों ही पार्ट बिल्कुल अलग अलग हो, और ऐसा जरूर होगा, आएगा जरूर कुछ क्वेश्चंस, ध्यान रखना। जैसे हमने लिखा है क्वेश्चंस को, तो अब इसका देखो क्या है, कॉमन इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट लर्निंग हो गई, इनका एक इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। सेपरेट क्वेश्चंस मानकर आंसर लिखो। हमने क्या किया है, हम केवल एक आंसर दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम केवल पेंडुलम वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उसका एक का इंट्रोडक्शन अबाउट द पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द मोशन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन के कारण। 4 स्मॉल ऑसिलेशंस, इट शोज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड हैज द डेफिनेट टाइम पीरियड, ठीक है। इसका सोल्यूशन उसके आगे लिख देंगे। अब देखो इसका अगला, अच्छा हिंदी में भी दे दिया है। सरल लोलक जो है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आगे पीछे दोलन करता है, छोटे कोणीय दोलन के लिए सरलावर्त गति प्रदर्शित करता है। मतलब यदि स्मॉल ऑसिलेशन होंगे तभी वो हार्मोनिक ऑसिलेशन शो करेगा, और इसका एक निश्चित आवर्तकाल होता है। उसका सोल्यूशन, कहने का मतलब एक क्वेश्चन, उसका इंट्रोडक्शन और उसका पूरा सोल्यूशन कर दिया। उसके बाद जैसे ही ए का सोल्यूशन खत्म हुआ, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी। व्हेन लाइट, कौन सा क्वेश्चन है ये, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंट, या थ्रेशोल्ड भी आ सकता है, हाई फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल, हिंदी में भी लिख सकते हो। जैसे ही फिर इसके बारे में जो उसने पूछा है, पूरा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आंसर लिखोगे, फिर तीसरा क्वेश्चन चालू करोगे सी, उसका इंट्रो वापस। अकॉर्डिंग टू दी ब्रोगली, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए वेव एंड इट्स एसोसिएटेड विद द सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी रखता है, और उसका सोल्यूशन। तो आपने क्या सीखा इससे, क्या लर्निंग किया, लर्निंग ये किया कि जब भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे, इनमें कोई लिंक नहीं होगी, इनकी यूनिट्स अलग अलग होंगी, तो उन सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को, सभी पार्ट्स को अलग अलग क्वेश्चन मान के ट्रीट करोगे। नेक्स्ट देखो, ये हमने हिंदी में भी लिख दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो हमने बताया ना अभी आपको, अब ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, हम बता देते हैं, आप इसमें समझ जाएंगे। क्वेश्चन ये एग्जाम पेपर में आया हुआ है, स्टेट द गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में बताइए। ए थिन स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, किसी भी कंडक्टिंग वायर के कारण जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, क्लोज बाई ए सिलेंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस बना हुआ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये पूछा गया है। दोनों में क्या है, गॉस लॉ अलग से लिखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब क्वेश्चन चालू करोगे तो वहाँ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन देना है, मतलब इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन भी देख लें, यूजिंग द गॉस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, ये सिंगल पार्ट वाला क्वेश्चन है जो पहले वाला बताया था ना। हालांकि इसमें छोटे छोटे 3 पार्ट है। आर इज ग्रेटर देन आर ओ तो क्या करोगे, आर इज लेस देन आर ओ तो क्या करोगे, तो आपको इसमें एक बार इंट्रोडक्शन देना है। हिंदी में भी है सारे क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हो, ये सारे अंदर के क्वेश्चन हैं और आपने भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो आपको हमने इस एग्जाम्पल से बता दिया है क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और 3 क्वेश्चन पूछ लिए कि एक तो एक्सेल पॉइंट पे बताइए एक्सप्रेशंस क्या होगा, आर जब बहुत ज़्यादा हो तो वो केस बताइए, और द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र ई नोट में रखा जाए तो डायग्राम बनाइए। तो कहने का मतलब इनमें एक ही बार इंट्रोडक्शन आएगा, तीनों पॉइंट जो हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडलिंग करनी है। हाँ जी, तो अब तक हमने इस पूरे लेक्चर में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है। अभी हमारे ये सारे पार्ट कवर करना बाकी है। इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा लेंदी इसलिए था क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल्स के बारे में भी आपसे चर्चा की, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। आगे हो सकता है टाइम कम लगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, डेरिवेशन भी फिक्स होते हैं, हालांकि कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो धीरे धीरे हम अलग अलग लेक्चर्स में इन सब की पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। और ये भी है कि 1 सेकेंड, और ये भी है कि हमने जो स्टार्टिंग में कहा था, स्टार्टिंग में क्या कहा था, 1 सेकेंड, ओके। हमने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी कि जो राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट है ना, वो केवल एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता,
तो अभी हमने राइटिंग स्किल्स की चर्चा कर रहे हैं। राइटिंग स्किल्स में हमने फ्रेमवर्क देख लिया है, लेकिन फ्रेमवर्क में पहला पॉइंट देखा इंट्रोडक्शन, फिर हम अलग अलग पॉइंट पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ एक एक छोटा छोटा दो को मिला के एक लेक्चर तो लेना पड़ेगा, तो ये भी हम आपको क्लियर करवा देंगे, फिर आप आसानी से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपको यदि परेशानी है तो आप हमसे चर्चा भी कर सकते हैं, कोई आपको बात पूछनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। ठीक है, और कांटेक्ट जो है इस नंबर पे कर सकते हैं, हमारा ऐप है। बाकी का आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ज़रूरी नहीं होता है कि पढ़ाई करने का कोई एक ही तरीका होता है, मेन जो चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिखना कैसे है वो सबके लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तरीके अप्लाई कर लो और तैयारी करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।